हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केवी पॉल साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। और इस चैप्टर में जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक बताए गए हैं वो सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे, सारा कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा सोवियत प्रणाली क्या थी, दूसरा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, तीसरा हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और उस विघटन के परिणाम क्या हुए, चौथा हम देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार और सोवियत संघ में उन सुधारों का क्या परिणाम पड़ा, पांचवा हम देखेंगे शोक थेरेपी क्या थी और शोक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, छठा हम देखेंगे जो 15 गणराज्य थे जिनसे सोवियत संघ मिलकर बना था उन 15 गणराज्यों में तनाव और संघर्ष क्या थे और इसमें हम बाल्कन क्षेत्र को भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम सातवां देखेंगे जो हमारा भारत देश है उसके जो पूर्व साम्यवादी देश यानी सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, जिसमें विशेष तौर पर हम ध्यान देंगे रूस के साथ भारत के संबंध कैसे थे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं और इस तरीके से पढ़ेंगे जब भी इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है आप उसका उत्तर समझदारी के साथ बेहतर तरीके से लिख सको। बस यही हमारा क्या है मोटिव होने वाला है और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा चैप्टर है। दो ध्रुवीयता का अंत यहाँ पे सीधा साधा मतलब होता है हमारा सोवियत संघ का विघटन। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और ये मान लिया जाता है दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। और दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ था? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब दो ध्रुवीयता का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। दो ध्रुवीयता का मतलब होता है जब पूरी दुनिया में और पूरे विश्व में सिर्फ दो देश क्या हो, ताकतवर हो और वही पूरी दुनिया में क्या कर सकते हो, शक्ति और सत्ता का चला सकते हो। यानी उन्हीं के बीच में जो शक्ति होती है, सत्ता होती है, बटी होती है किसके बीच में? दो देशों के बीच में, दो गुटों के बीच में। ऐसा 1945 में था जब दुनिया में मात्र दो महाशक्तियां थीं। कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। और 1945 में ये दोनों उभर कर आए थे महाशक्ति के तौर पर। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। और ये क्यों खत्म हुआ था? जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया था, वहीं पे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ? 1945 में। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो दुनिया में सिर्फ दो महाशक्ति बचती है। कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। इसके जो विपक्षी देश थे जैसे जर्मनी, इटली, जापान, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे थे, वो दो तीनों हार जाते हैं। जर्मनी, इटली, जापान हार जाते हैं और अमेरिका, सोवियत संघ बचते हैं। और यहाँ पर हम एक थोड़ी सी बात करें फ्रांस और ब्रिटेन की, तो फ्रांस ब्रिटेन उस समय अपने आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, वो बहुत कमजोर हो गए थे। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ 1945 में और 50 के दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा था और दुनिया में यही दोनों सबसे बड़ी महाशक्ति थी। और ये इतने ताकतवर थे कि तीसरा देश इनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था, ना ही सामना कर सकता था। तो इसलिए कई सारे हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे उन्होंने ये कहा कि जो दुनिया है वो क्या है, दो ध्रुव विश्व में बट गई है। यानी दो ध्रुव विश्व का आरंभ शुरू हो गया है। कब से? 1945 से, जब सोवियत संघ और अमेरिका एक महाशक्ति के तौर पर सामने उभर कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत होती है दो ध्रुव विश्व की, बट सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। तभी क्या कह दिया जाता है कि दो ध्रुवीयता का अब अंत हो चुका है। और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, एक संघर्ष रहा था, उसको शीत युद्ध का दौर का नाम दिया गया, जो कि अभी आपके सिलेबस से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इतना पढ़ना नहीं है, बट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या क्या चला था, इनकी विचारधाराएं क्या है। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी। ठीक है, और इसको उदारवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा माना जाता था अमेरिका के अंदर। ठीक है, लोकतंत्र भी था वहाँ और इसको पश्चिमी गुट कहा जाता था। ये दोनों क्या थे? अमेरिका, सोवियत संघ यूरोप में स्थित थे। कहाँ पे? यूरोप में। और यूरोप के पूर्वी भाग में कौन था? सोवियत संघ। पश्चिमी भाग में अमेरिका था, तो इसलिए अमेरिका को पश्चिमी गुट कहते थे और सोवियत संघ को पूर्वी गुट कहते थे। सोवियत संघ में किस विचारधारा को माना जाता था? समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा को माना जाता था। अमेरिका में पूंजीवादी, उदारवादी विचारधारा को माना जाता था। अब इनके बीच में क्या होता है? 1945 में आपस में कुछ मन मुटाव होता है और विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकी दोनों की जो विचारधारा थी वो आपस में मेल नहीं खाती थी। क्योंकि समाजवादी साम्यवादी विचारधारा का मतलब था कि वो समाज में समानता लाना चाहते हैं, हर एक इंसान को बराबर संसाधन देना चाहते हैं। कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, खाने के लिए, रहने के लिए मकान ना हो, सबको वो ये सारी चीजें देना चाहते थे, बुनियादी सुविधाएं। कौन? समाजवाद, साम्यवाद। वहीं पूंजीवाद में क्या था कि यहाँ पे सरकार कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा लोग क्या होंगे? खुली अर्थव्यवस्था होगी, लोग अपने मन से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और उद्योगपति अपने उद्योग लगा सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं, गरीब लोग नौकरी कर सकते हैं वहां पे जाके
और इस प्रकार से जो अमीर लोग, कुछ पूंजीपति होंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनकी फैक्ट्री होंगी, वो उन गरीब लोगों का शोषण कर सकते हैं। तो इस शोषण के खिलाफ थे कौन? सोवियत संघ वाले। ठीक है, समाजवादी साम्यवादी लोग क्या थे? इस पूंजीवादी के खिलाफ थे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो कुछ संसाधन होते हैं ना समाज में, वो कुछ अमीर पूंजीपति के साथ पास क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वो इतने इतने बड़े धंधे करते हैं, कारखाने फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पे गरीबों को काम करवाते हैं, नौकरी पे रखते हैं, उनका शोषण करते हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। किसमें? पूंजीवाद में, पूंजीपतियों के द्वारा। ठीक है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। यही चीज इनको सोवियत संघ वालों को पसंद नहीं थी, इसलिए इनकी आपस में विचारधारा मेल नहीं खाती थी, और यही इनके बीच में मूल्य कारण था संघर्ष का। ठीक है, तो इनके बीच में एक शीत युद्ध का दौर चलता है। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ आपस में कई बार एक दूसरे के सामने आते हैं, मनमुटाव होते हैं, तनाव होते हैं, कोई जोश में आ जाते हैं कई बार आपस में, बट इनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं होता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर सैन्य हमला किया हो या परमाणु बम गिराए हों। ठीक है, इसलिए इसको शीत युद्ध का नाम दिया जाता है, शीत युद्ध का दौर का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी खून खराबा नहीं होता, कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, कोई भी सेना को लेकर आपस में लड़े नहीं थे। कई बार ऐसी स्थिति हुई, बट ऐसा युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको शीत युद्ध का दौर का नाम दिया जाता है 1945 से 91 के बीच में। समझ आया आपको? अब हम चलते हैं, शीत युद्ध का अर्थ मैंने बता दिया आपको। शीत युद्ध का जो खत्म हुआ था, शीत युद्ध कब खत्म हुआ था? 1991 में हुआ था, और यहीं पे दो ध्रुवीयता का अंत भी हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन की। अभी मैंने थोड़ा आपको इतिहास में लेके गया, थोड़ी चीजें मैंने पिछली कनेक्ट करी पहले की। अब हम देखेंगे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, और यही हमारे चैप्टर में हमें पढ़ना है, और सोवियत प्रणाली पढ़नी है। तो यहाँ पे क्या था, जर्मनी एक देश था जिसको अमेरिका और सोवियत संघ ने हराया था। तो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। तो ये जो बर्लिन थी, ये उसको क्या करा गया था, बर्लिन में एक दीवार बना दी गई थी। ठीक है, और जो दोनों को पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के तौर पर ये बांटती थी। ठीक है, एक पूर्वी थी, एक पश्चिमी थी। तो यहाँ पर ये दीवार बनाई गई। तो दीवार अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर बनाई थी, और ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। ठीक है, ये कितनी थी? 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। ये इससे कई बार, ये आपका पैराग्राफ है, छोटा सा दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है ना, उसी फर्स्ट पेज पे ही है। तो ये आपके बुक में है। तो इससे कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर की थी? तो 150 किलोमीटर की। कब बनाई गई थी? तो 1961 में। और कितने साल तक ये खड़ी रही? तो 28 वर्ष तक खड़ी रही। ये इसको गिराया कब गया? 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। और इसे किसका प्रतीक माना जाता है? ये समाजवादी खेमे या दूसरी दुनिया के विभाजन का प्रतीक माना जाता है। यानी सोवियत संघ का विघटन का प्रतीक किसको माना जाता है? बर्लिन की दीवार को माना जाता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये दीवार जब गिर जाती है तो इससे क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, क्योंकि जर्मनी की राजधानी कौन सी थी? बर्लिन थी। अब बर्लिन की जो दीवार थी, जो दो गुटों में बांटती थी, बर्लिन को दो भागों में क्या करती थी? बांट रही थी। तो वो दीवार ही गिर जाती है। जब भारतीय जनता क्या करती है? इस दीवार को गिरा देती है, तो पूरा जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है। तो यहीं से क्या होती है? सोवियत संघ की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, यानी सोवियत संघ का विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एक दो नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सोवियत प्रणाली की। यानी हमारे जो सोवियत संघ था, वहां पे जो सोवियत प्रणाली थी, यानी जहां वहां काम करने का तौर तरीका था, शासन को चलाने का जो तौर तरीका था, वो कैसा था। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, रूस में जाते हैं, रूस की बात करते हैं। रूस में क्या हुआ था? 1917 में एक रूसी क्रांति हुई थी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रूसी क्रांति के बारे में। तो इस रूसी क्रांति को समाजवादी क्रांति भी कहते थे। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? ये समाज में समाजवादी का एक अपना मानना होता है। उनका ये मानना होता है कि भैया समाज क्या होगा? एक ऐसा समाज होगा जहां पे सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। ना कोई अमीर होगा, ना कोई ज्यादा गरीब होगा। और समाज के जितने भी संसाधन है ना, संसाधन यानी पैसा, धन, सबके पास क्या होगा? बराबर तरीके से बांटा जाएगा, सबको बराबर हक दिया जाएगा। यहाँ पे ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। इनका ऐसा मानना था। अब ये ऐसी स्थिति आई क्यों? ऐसा इन्होंने माना क्यों? इसके पीछे एक कहानी थी कि रूस में और जितना भी पूरा यूरोप था, वहां पे 18वीं 19वीं शताब्दी में एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसको हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। यानी एक औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी बहुत सारे उद्योग यूरोप में लगाए गए थे, ब्रिटेन में भी लगाए गए थे, इसी तरीके से रूस में भी बहुत सारे उद्योग और फैक्ट्री और कारखाने लगाए गए। तो रूस में क्या हुआ? एक खाई बन गई समाज में। क्या हुआ? जो हमारा समाज था उस दो भागों में बट गया, अमीर और गरीब।
एक तरफ अमीर थे और एक तरफ गरीब थे। अब जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में क्या थे, फैक्ट्री ज़्यादातर किन लोगों की होती हैं, जिनके पास पैसा होता है। तो रूस में बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्री थी, जिनके मालिक क्या थे, पूंजीपति थे, जिनके पास बहुत पैसा था। वो क्या करते थे, गरीब लोगों को काम पे रखते थे, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पर एक लंबी खाई बन जाती है। यानी ज़्यादातर जो पैसा होता है, समाज का संसाधन होते हैं, वो किसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, पूंजीपति के साथ। और गरीब लोग क्या होते हैं, और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रतिदिन उतने ही रुपए दिए जाते थे जितने से उनका गुजारा हो सके, दिन भर का उतने ही रुपए दिए जाते थे काम के। और पूंजीपति क्या करते थे, एक्स्ट्रा पैसा कमाते थे, जिसके कारण समाज में एक खाई बन गई थी, अमीर और गरीब के बीच बहुत लंबी। इसी खाई को क्या करना चाहते थे रूस के कुछ विचारक, कुछ समाजवादी लोग, वो क्या करना चाहते थे, इसी खाई को खत्म करना चाहते थे। एक समाज को एक समानता के आधार पर स्थापित करना चाहते थे। एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां पर सभी लोग क्या हो, बराबर हो। इसलिए क्या होता है, वहां पर एक क्रांति की जाती है, जिसको समाजवादी क्रांति कहते हैं। समझ आ गया। तो ये क्रांति क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल विरोध थी, क्योंकि ये पूंजीपति को वहां पर देखना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसी कोई खुली अर्थव्यवस्था हो जहां पर पूंजीपति क्या कर सके, कारखाना लगा सके, फैक्ट्री लगा सके और पूरा पैसा इकट्ठा कर सके। तो इसके खिलाफ थे। ठीक है। दूसरा, ये जो क्रांति थी, ये समाजवाद और समतामूलक समाज पर आधारित थी। इनका मोटिव ये था कि एक ऐसा समाज बने जहां पर सभी लोग समान हो, यहाँ पे अमीर गरीबी ना हो। तो ये आप अपने क्या कर सकते हो, पेपर में लिख सकते हो कि सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है। साथ ही साथ ये निजी संपत्ति के भी बिल्कुल खिलाफ थे, कि कोई भी व्यक्ति जैसे फैक्ट्री या कारखाने, बिजनेस करके जो पैसा इकट्ठा करता है, उसके ये बिल्कुल खिलाफ होते हैं। इससे क्या होता है, समाज में एक खाई बनती है ना, अमीर और गरीब की खाई बनती है। समानता के सिद्धांत को क्या करते थे, ये समानता के सिद्धांत को मानते थे। ये समानता का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को समान व्यवहार करना, समान संसाधन देना, समान रहने का अधिकार देना, सभी लोग समान तरीके से रह सकें, घर सबके पास मकान हो, सबके पास घर हो, यही तो समानता होती है। तो इसी आधार पर ये क्या करना चाहते थे, समाज अपने समाज को स्थापित करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया भी था। ठीक है। और यहाँ पर सोवियत संघ में क्या था, फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भैया हमें अगर समानता के आधार पर कोई समाज बनाना है, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए ना, एक बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा कि सोवियत संघ में एक राज्य बनाया, और राज्य के अंदर एक पार्टी रखी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे। और वो पार्टी क्या करती थी, सारे कारखाने, जितनी भी फैक्ट्री थी, उनको मैनेज करती थी। अब यहाँ पे कोई पूंजीपति नहीं चलाता था इन फैक्ट्री को, अब राज्य के अंडर में आ गई थी। क्रांति के बाद क्या हुई, सारी जो फैक्ट्री थी वो किसके, राज्य के कंट्रोल में आ गई, सरकार के हाथ में आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हाथ में आ गई। वो सबको सब बराबर काम देते थे, सबको बराबर सुविधाएं मुहैया कराते थे। जो भी वहाँ पे जो फैक्ट्री से, कारखाने से जो भी पैसा कमाते थे, वो सभी लोगों के बीच में बांट देते थे, सबको सुविधाएं देते थे उन्हीं पैसों से। तो इस प्रकार का उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा इसकी जब विशेषताएं बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी हमें ये सोवियत प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो सोवियत प्रणाली जब पूछा जाए तो इसी के बारे में बताना है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब सोवियत प्रणाली की जो दूरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही क्या करते थे, पूरी राजनीति, पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था को, सोवियत संघ की जितनी भी व्यवस्था थी वो सोवियत संघ की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है। और वहां पे किसी दूसरे भी राजनीतिक दल को ये आज़ादी नहीं थी कि वो उनके सामने आके कोई भी राजनीतिक दल बना सके, या फिर कोई भी राजनीतिक दल वहां पर भागीदारी कर सके वहां की अर्थव्यवस्था को चलाने में। ठीक है। 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसमें 15 गणराज्य से मिलकर सोवियत संघ क्या था, 15 गणराज्य से मिलकर बना था। जैसी रूसी क्रांति होती है 1917 में, उसके बाद 1922 में क्या करा जाता है, सोवियत संघ का गठन किया जाता है, जिसमें 15 गणराज्य शामिल होते हैं। ठीक है। सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि उसमें 15 गणराज्य से मिलकर बना था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, बल्कि 15 गणराज्य से मिलकर बना था 1922 में। अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की, यानी सोवियत प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं थी। और ये क्वेश्चन हमसे कई बार पेपर में 5-6 नंबर में पूछ लिया जाता है, और 2 नंबर में भी आ जाता है। बोल देते हैं कि सोवियत प्रणाली की 2 विशेषता बताओ, तो जब भी हमें बतानी होती है। तो पहली विशेषता थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, साम्यवाद और समाजवादी आदर्श मूल्यों पर आधारित थी। यानी कि ये समाजवाद और साम्यवाद क्या करते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं। अमीर गरीब की जो बीच खाई होती है उसको कम करना चाहते हैं, है ना। ये कम करके क्या करते हैं, समानता लेके आते हैं। असमानता को कम करते हैं, समानता को लेके आते हैं। इसलिए पूंजीवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद क्या करती है, यही अमीर गरीब की जो खाई है उसको पैदा करती है। यानी कुछ लोग क्या होते हैं पूंजीवाद में बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं बहुत, और अधिकतर क्या होते हैं, सब गरीब होते हैं, जिनके पास अपनी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान जैसी कोई भी चीज उनके पास ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए ये पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज में समाजवादी साम्यवादी ये चाहते हैं समाज में सभी को समान
अधिकार दिए जाए, सबको समान संसाधन दिए जाए, सबका समाज के संसाधनों पर बराबर अधिकार हो। तो ये क्या था, सोवियत प्रणाली साम्यवाद समाजवाद पर आधारित थी और पूंजीवाद के खिलाफ। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जो सोवियत प्रणाली की व्यवस्था थी वो राज्य के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा संचालित की जाती थी। यानी सोवियत प्रणाली थी और सोवियत प्रणाली की जो भी सिस्टम था, व्यवस्था थी, पूरा जो राज्य व्यवस्था थी वो राज्य के नेतृत्व में होती थी और राज्य के नेतृत्व में एक पार्टी काम करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके नेता ही क्या करते थे, पूरी पूरी राज्य व्यवस्था को संचालित करते थे, चलाने का काम करते थे। सारे डिसीजन, सारे निर्णय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा लिए जाते थे। ठीक है। और यह अर्थव्यवस्था जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी ये योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी कि ये अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चलती थी, योजनाएं बनाकर। योजनाएं क्या, जब हम कोई प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं कि भैया ये काम इस तरीके से करा जाएगा, ये काम इस तरीके से, ये सुविधाएं दी जाएंगी, इन लोगों को दी जाएंगी, ये कारखाने खोले जाएंगे, इन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से प्लान करके नियोजित तरीके से किया जाता था। और ये सारा काम किसके अंदर होता था, राज्य के कंट्रोल में, यानी राज्य के नियंत्रण में ये सारी चीज़ें की जाती थी। ठीक है। तो ये विशेषता तो आपको लिखनी है, बहुत बेहतरीन है, इसको टीचर देखते ही खुश हो जाएगा। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी और नियोजित तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता था। ये आप एक बहुत जरूरी है ध्यान रखना। उसके बाद सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब, दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, 1945 के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ। पहले पे था अमेरिका। और सोवियत संघ की संचार प्रणाली, यहाँ पे लाने ले जाने के लिए कोई भी माल या कोई भी कच्चा माल होता है ना, उत्पादन के जो सामान होते हैं, उनको आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते थे, क्योंकि सोवियत संघ में क्या था, पटरियां, रेल की पटरियां, मालगाड़ी जाने के लिए, आने जाने के लिए बहुत अच्छी पटरी, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी यहाँ पे। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी थी सोवियत संघ में। और सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यानी घरेलू उपभोक्ता उद्योग क्या होता है कि घर पे बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे, उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, बाहर से इतना नहीं मंगाते थे। कहा जाता है कि वहाँ पर पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। कहाँ पर, सोवियत संघ में। ठीक है। तो इस प्रकार का वहाँ पे उत्पादन होता था कि कार से लेकर पिन भी वो बना रहे थे। तो वहाँ का उनका घरेलू जो उपभोक्ता उद्योग था वो काफ़ी अच्छा था। और उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका, राज्य का नियंत्रण था। जितने भी उत्पादन था, जो भी उत्पादन, जितने भी कारखाने, फैक्ट्री, सब जो भी थी, सब पर किसका कंट्रोल था, राज्य का, स्टेट का, मतलब राज्य का नियंत्रण था। ये विशेषता भी हमें लिखनी है। सोवियत संघ की सरकार ने अपनी सभी नागरिकों के लिए क्या कर रखा था, एक न्यूनतम जीवन स्तर, यानी बुनियादी सुविधाएं, जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सब सरकार क्या करती थी, प्रोवाइड करवाती थी, सारी जरूरतें पूरी करती थी नागरिकों की। बच्चों को स्कूल ले जाने से लेके उनको खाने पाने, सबका रहने, सबका सब किसके अंदर देखभाल की जाती थी, राज्य के अंदर, राज्य के तहत उनकी सबकी देखभाल करी जाती थी, सारी सुविधाएं राज्य के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी सुविधाएं सब राज्य देता था। और बेरोजगारी ना के बराबर थी, क्योंकि राज्य ही क्या करता था, राज्य जो सरकार थी वही क्या करती थी, सभी लोगों को काम पे रखती थी, कारखानों में रखती थी, फैक्ट्री में रखती थी, तो वहाँ पे कोई भी बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और इसी पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या करी जाती थी, सरकार चलाई जाती थी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही सरकार चलाते थे और दूसरी पार्टी को कोई इतनी शक्ति नहीं थी कि वो क्या कर सके, उनके खिलाफ आवाज उठा सके या उनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। ठीक है, कुछ भी कर सके। और ये जो सोवियत संघ था ये 15 गणराज्य से मिलकर बना था और रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। और यहाँ पर सोवियत संघ की विशेषता ये भी थी, यहाँ पे ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो 15 गणराज्य थे ना, 15 गणराज्य से सोवियत संघ मिलकर बना था, उसमें जो रूस था वो सबसे ऊपर था और रूस के नेतृत्व में ही सारे काम होते थे और रूस का प्रभुत्व भी था सोवियत संघ के ऊपर। और जो बाकी 14 गणराज्य थे वो क्या थे, पीछे रह जाते थे। उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा वो शोषित महसूस करते थे, उनको लगता था मेरे को दबाया जा रहा है ना, हमें पीछे रखा जा रहा है। सोवियत संघ को रूस को हमेशा सोवियत संघ क्या करता है, आगे रखता है। तो ये क्या थी, एक नेगेटिव थी। ये भी विशेषता आप लिख सकते हो, 15 गणराज्य से मिलकर बना था जिसमें रूस का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था। अब हम देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ सुधार किए। जब यहाँ की देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि सोवियत संघ इतना ताकतवर था, सब कुछ था, बट सोवियत संघ की यहाँ पे एक और विशेषता बताऊं, सोवियत संघ ने क्या करा था, जितने भी इसके संसाधन थे ना, उसको क्या करा, अपने जो पिछलगू देश नहीं थे, जो पूर्वी गुट सोवियत संघ में जितने भी गुट में जो भी देश शामिल थे पूर्वी गुट में, उनके ऊपर उसने बहुत पैसा खर्च करा। ठीक है, उनको अपने खेमे में बनाए रखने के लिए, अपने गुट में बनाए रखने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च करा। उसने सेना पे बहुत खर्च करा। ठीक है, उसके साथ साथ उसने 1979 में जो अफगानिस्तान था वहाँ पर हस्तक्षेप करा।
ठीक है, वहाँ पे भी बहुत पैसा खर्च हुआ, जो संघर्ष चल रहा था। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का सारा पैसा क्या हुआ, उधर उधर खर्च हुआ। और प्लस जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या थी, बहुत नौकरशाही हो गई थी। वो मतलब कि जवाबदेही नहीं थी उसकी नागरिकों के प्रति, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती थी नागरिकों को लेकर। वो अपने मन में जो आता था, ये होता ना नौकरशाही, डिक्टेटर होना, सत्तावादी, लोगों की कुछ नहीं सुनते थे, ना लोगों की आकांक्षाओं पे ध्यान दे रहे हैं, ना लोगों की भावनाओं पे ध्यान दे रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, है ना। सोवियत संघ की जो प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे ना, वो इतने ज्यादा डिक्टेटरशिप, नौकरशाही हो गए थे कि उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। अपने मन से जो कर रहे हैं, जनता क्या बोल रही है, जनता किन दिक्कतों से, किन परेशानियों से जूझ रही है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो चरमरा जाती है। इसी बीच क्या होते हैं, हमारे मिखाइल गोर्बाचेव क्या होते हैं, 1985 से 90 तक सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके महासचिव बनते हैं। ये सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, और रूस के सोवियत संघ के नए नेता सामने उभर कर आते हैं, और ये क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ सुधार करते हैं। अब ये सुधार क्या थे, कुछ अलग तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा पर चलते थे सोवियत संघ वाले, अब ये क्या करते हैं, इससे हटाकर थोड़ा पूंजीवाद और लोकतंत्र की तरफ क्या होते हैं, खिसकते जाते हैं। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। ये क्या करते हैं, पूंजीवाद और लोकतंत्र की तरफ ये क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा ले जाते हैं, और सोवियत संघ में इस प्रकार सुधार करते हैं जिसकी छाप कहीं ना कहीं पूंजीवाद और लोकतंत्र की होती है, कहीं ना कहीं परछाई देखने को मिलती है। और ये क्या करते हैं, पश्चिम के देशों के साथ अपने संबंध भी सुधार लेते हैं, अमेरिका के साथ, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के साथ सोवियत संघ बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, एक कंपटीशन था, होड़ थी, आपस में प्रतिद्वंदी देश थे, यानी बातचीत नहीं करते थे। अब मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पे क्या हुआ, सोवियत संघ ने पश्चिम देशों के साथ अपने संबंध को सुधारा, और उनकी जो सूचना प्रौद्योगिकी थी, जिसमें जो पश्चिम के देश क्या थे, सूचनाओं में, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में, इन सब में बहुत आगे निकल चुके थे। तो उसकी बराबरी करने के लिए सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ सुधार करने चाहे, क्योंकि पश्चिम के देश जो अमेरिका वगैरह थे, और भी बहुत सारे देश थे, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे थे, सूचनाओं की जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी उनको आगे बढ़ाए जा रहे थे। सोवियत संघ कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें पीछे मानता था, पश्चिम के देश इसमें आगे थे। तो इसलिए क्या करते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करते हैं उनकी बराबरी में लाने के लिए पश्चिम के देशों में। बट पश्चिम के देशों के साथ इसलिए वो संबंध भी अच्छे करते हैं, और सोवियत संघ को लोकतंत्र रूप देने का काम करते हैं। लोकतंत्र यानी समाजवाद साम्यवाद से अब वहाँ पे वो फ्रीडम, लोकतंत्र का रूप लेके आते हैं। और 19 के दशक में क्या करते हैं, 80 के दशक में राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधारों को क्या करा, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाया, और उन्होंने पुनर्रचना और खुलापन, यानी इन्होंने यहाँ पर खुलापन और पुनर्रचना, यहाँ पे देखो प्रोस्ताइको और ग्लासनोस्तो, ग्लासनोस्तो का मतलब होता है खुलापन, ये मतलब वहीं के सोवियत संघ के ये अपने शब्द हैं, और प्रोस्ताइको का मतलब होता है पुनर्रचना। तो उन्होंने क्या करी, सोवियत संघ में लोकतंत्र को अपनाया, और वहाँ पे एक पुनर्रचना और खुलापन लाने की कोशिश की। पुनर्रचना यानी जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी साम्यवादी समाजवादी वाली, उसको कहीं ना कहीं बदलकर दोबारा से उसको पुनर्रचना की गई, दोबारा बनाया गया, और थोड़ा खुलापन लाया गया, जहाँ पर लोगों को कोई बोलने की आज़ादी नहीं थी, किसी भी पार्टी को कुछ कहने की आज़ादी नहीं थी, कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, कोई दूसरा गुट कुछ नहीं कह सकता था, लोग नहीं कुछ कह सकते थे। अब क्या करा मिखाइल गोर्बाचेव ने, वहाँ पर थोड़ी आज़ादी दी, यानी वहाँ पर खुलापन लेके आए, उसकी पुनर्रचना की, फिर उसके बाद लोकतांत्रिकरण किया, जिसके कारण वहाँ के लोगों को अपनी आवाज़, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। ठीक है। और इन सुधारों का परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ में पूर्वी देशों ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ का निवर्तन। अब यहाँ पे परिणाम क्या हुआ मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का, अब जो जनता 30-40 साल से 50 साल से वहाँ पर दबाई जा रही थी, जो जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, जिनकी भावनाओं को दबाया जा रहा था, और कहा जाता है कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा दमित और शोषित महसूस करने लगे थे कि उनकी कोई भावनाओं को कोई सुनने वाला नहीं था। तो वो क्या करते थे, दीवारों पे कार्टून बनाकर, चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। सोचो, उन्हें इतनी आज़ादी नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको सच्चे मायने में जान सकें, हकीकत जान सकें। उनको इस तरीके से दबा के रखा जाता था। तो अब जब मिखाइल गोर्बाचेव आए, जब उन्होंने इतने सुधार किए, थोड़ी स्वतंत्रता दी, खुलापन दिया अर्थव्यवस्था में, तो वो लोग क्या हो गए, बेकाबू हो गए, और उन्होंने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। जितने भी पूर्वी देश थे, गणराज्य थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और सोवियत संघ के अंदर क्या हो गया, संकट एकदम गहराता चला गया, एक संकट बन गया, और जो क्या करा, सोवियत संघ को उसकी विघटन के करीब लेके पहुंच गया। ठीक है। और फाइनली क्या था, गोर्बाचेव देश में आर्थिक राजनीतिक सुधार, लोकतंत्र की जो नीतियां चलाई थी, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो भी राजनीतिक आर्थिक सुधारों की जो नीतियां चलाई थी, इन सुधारों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा ही विरोध करने लगे।
यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही मिखाइल गोर्बाचेव भी कम्युनिस्ट पार्टी से थे और कम्युनिस्ट पार्टी के और भी नेता क्या करने लगे, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही मिखाइल गोर्बाचेव की आलोचनाएं होने लगी, उनके सुधारों की आलोचना होने लगी कि ऐसा तुमने ये तुमने कर क्या दिया, मतलब तुमने लोगों को आज़ादी दे दी, लोकतांत्रिक सुधार कर दिए जिससे जनता भड़क रही है। तो इस प्रकार इनकी आलोचना हुई और इसलिए गर्मपंथी जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक खेमा था जिसे गर्मपंथी कहते थे, उन्होंने गोर्बाचेव का क्या करा, तख्ता पलट करने की कोशिश की कि मिखाइल गोर्बाचेव का कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही क्या हुआ, तख्ता पलट किया गया। बट ये जो तख्ता पलट था ये असफल सिद्ध हुआ। जैसे भी मैंने बताया गर्मपंथी एक गुट था कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, उन्होंने इस तख्ता पलट को करा था, बट वो मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद से हटा नहीं पाए। बट कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार थे, जो नीतियाँ थीं, उन्होंने जो आज़ादी दी सोवियत संघ के 15 गणराज्यों को, वहाँ की जनता को, वो कहीं ना कहीं उनके नकारात्मक प्रभाव निकलकर सामने आए। वो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार आए क्योंकि जो 15 गणराज्य जो अभी तक उनको आज़ादी नहीं थी बोलने की, कुछ कहने की, अब उनको स्वतंत्रता दी गई, आज़ादी दी गई कि अब वो दूसरी दुनिया के लोगों को, देशों को, जनता को देख सकते हैं और अपने आप को तुलना कर सकते हैं कि वो किस हाल में रह रहे हैं। अब जब उनको पता चला कि उनकी हालत बहुत ख़राब है सोवियत संघ में, जब उन्होंने पश्चिम के देशों को और देशों को देखा तो उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ का विरोध करना शुरू करा। ठीक है, उन्होंने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू करा और अपने देश के लिए वो सोचने लगे। इसी कारण क्या होता है, 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन कौन थे, ये रूस के नेता थे जो नए नए बने थे। अब इन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिलकर रूस, जो खुद रूस के नेता थे बोरिस येल्त्सिन, उनने और प्लस यूक्रेन और बेलारूस ने, इनने क्या करा, सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में क्या करा गया, रूस ने, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर क्या करा, सोवियत संघ को समाप्त करने और उसका विघटन करने का क्या करा, मन बना लिया और उसकी घोषणा 1991 में दिसंबर में कर दी गई। उसके बाद जब इनकी सोवियत संघ को समाप्त कर दिया गया, घोषणा कर दी गई, अब जो सोवियत संघ जब विघटन हो गया, जब समाप्त कर दिया गया, तो जो 15 राज्यों से मिलकर बना था, 15 राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। अब वो किसी भी संघ में शामिल नहीं हुए, अब उनके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाली कोई पावर नहीं बची, शक्ति नहीं बची, अब वो आज़ाद हो गए। तो इन आज़ाद देशों ने क्या करा, एक साथ मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। अब जो क्षेत्रीय संगठन था, इसको नाम दिया गया स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल ये माना गया। और ये एक क्षेत्रीय संगठन था, ये कोई ऐसा नहीं था सोवियत संघ की तरह हो कि सोवियत संघ उनके 15 के ऊपर क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रखा है। नहीं, यहाँ पर इन्होंने आपस में बराबरी के साथ एक क्षेत्रीय संगठन बनाया और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे विकास करने में, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक विकास, इसलिए इसका गठन किया गया था। इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं CIS जो हमारा टॉपिक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जो एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद बना है, तो इस पर एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पूरा कवर करा है ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से बता सको, कोई चीज़ छूटे ना। तो बात करें स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की, तो ये दिसंबर 1951 में इसकी 91 में क्या करी गई, स्थापना की गई, सोवियत संघ के विघटन के बाद, पतन के बाद। ठीक है, स्थापना समझ लिया। जो स्थापना करने वाले देश थे, यानी जो संस्थापक सदस्य थे, वो कौन थे, तो यहाँ पर रूस और बेलारूस और यूक्रेन, यानी जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की समाप्ति की घोषणा की थी, उन्होंने ही क्या करा, जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल था, उन्होंने ही क्या करा, इसको स्थापना की थी। ठीक है, किसने, रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने ही क्या करा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की थी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो जितने भी देश हैं जो क्षेत्रीय संगठन यानी CIS में स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल में शामिल देश है, उनके सभी के बीच में क्या करना है, व्यापार करना है, सुरक्षा करनी है, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना है। कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिसमें उन्हें सहयोग करना है, व्यापार में एक लेन देन करना है, ठीक है, व्यापार करना है, आपस में सुरक्षा करनी है एक दूसरे की, प्लस हमें सुरक्षा हथियार भी एक दूसरे को बेचने हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि जो हमारे रहने के तौर तरीके हैं, एक दूसरे के देशों में क्या करेंगे, आएंगे जाएंगे, शेयर करेंगे, है ना। तो इन क्षेत्रों में क्या करना है, इनको सहयोग करना है, ये इनका उद्देश्य था। साथ ही साथ इनके बात करें कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मालदो है, रूस है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये सारे देश क्या है, इस संगठन में शामिल है। इसका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। और इसका कार्य क्या है, इसका देखो कार्य क्या है, यह वस्तु, सेवाओं, श्रम, पूंजी मुक्त आवागमन के लिए समन्वय करता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, वस्तु, सेवाएं और जो लेबर होती है किसी, जैसे कि मान लो वहाँ पर बहुत सारा काम है, कोई सारी इमारतें, कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो एक दूसरे के यहाँ से क्या करी जाएगी, लेबर भेजी जाएगी,
पूंजी को क्या करा जाएगा, पैसे को, मनी को, करेंसी को एक दूसरे के यहाँ पे फ्री में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, मुक्त तरीके से करी जाएंगी, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा इन देशों के बीच में आपस में। ठीक है, तो आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये क्या करेगा, जो क्षेत्रीय संगठन है, तो यहाँ पर क्या होगी, इनकी बैठक होगी, एक मंच मिलेगा जहां पर ये क्या करेंगे, आपसी मुद्दों को सुलझाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन हमारा टॉपिक है कि सोवियत संघ का विघटन, है ना, जो हम दो ध्रुवता से कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं कि दो ध्रुवता का अंत, जो चैप्टर ये हमारा बताता है। तो हमने देखा था कि पूरी दुनिया 1945 से लेके 1990 तक, 91 तक, सॉरी 90 नहीं 91 तक दो द्रव्य विश्व में बटी हुई थी, यानी दो महाशक्तियां थी। अब यहाँ पर एक महाशक्ति कौन सी थी, सोवियत संघ थी, जिसका क्या होता है, विघटन हो जाता है 1991 में। अब इसका विघटन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, जो 1945 और 50 के दशक में दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तिशाली महाशक्ति थी, ठीक है, अमेरिका के साथ जिसका कंपटीशन चल रहा था, होड़ चल रही थी, वो इस प्रकार खत्म कैसे होगी, इस प्रकार उसको समाप्त कैसे कर दिया गया, उसका विघटन कैसे हो गया। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने सोचा है, समझा है, इसके ऊपर शोध किए गए, रिसर्च किए गए, और इसी से जुड़ी चीजें हमारे चैप्टर में बताई गई कि सोवियत संघ का विघटन हुआ कैसे। तो हमने इसमें कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जो उनकी आंतरिक कमजोरी को दर्शाते हैं। जैसे कि देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन का कारण पहला था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, यानी सोवियत संघ की जो जनता थी, जिसके ऊपर शासन करते थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी जनता की, उनकी वो पूरा नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, सोवियत संघ की जनता की ऐसी हालत हो गई थी कि वो लोग, आकांक्षाओं की तो दूर बात है, उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं को कोई सुनने वाला नहीं था। वो अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, आकांक्षाओं को दीवारों पर कार्टून बनाकर व्यक्त करते थे। अभिव्यक्त करना जिसको बोलता ना, सबके सामने रखना, तो वो दीवारों को बताते थे, दीवार के सामने बोलते थे, लिखते थे। ऐसी हालत थी, क्योंकि उनको सरकार कोई सुनती नहीं थी उनकी बातें। तो उन्होंने दीवारों पर कार्टून और चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा था। उनकी मनो आकांक्षाएं होती है ना, जो मन में होता है, कई इंसान कई आकांक्षाएं रखता है अपने मन में, उनको पूरा नहीं किया जा रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण जो वहां की जनता थी वो गुस्सा हो गई, उसके अंदर वो होता ना, क्रोध भर गया, किसके खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ, और उन्होंने इसका विरोध किया। निरंकुश नौकरशाही का शिकंजा, यहाँ पर एक जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश हो गई थी, एकदम डिक्टेटर बन चुकी थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वो एकदम नौकरशाही हो गया था, यानी वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो सिर्फ वहां पर शासन करना जानते थे, वहां की जनताओं की समस्या, जनता की दिक्कतों को, उनका निवारण, उनको सोल्व नहीं किया जाता था एक तरीके से। क्योंकि ये पार्टी अपना एक उन्होंने फ्रेमवर्क बना लिया था 1945 से लेकर, जब भी 1922 में जब सोवियत संघ बना था, जब से लेकर उन्होंने क्या कर रखा था, एक संरचना बना ली थी, एक व्यवस्था बना ली थी, उसी पर वो काम करते हुए आ रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि बदलते समय में जनता की समस्याएं, व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की जो जरूरतें होती हैं वो बदलती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो वो एकदम निरंकुश हो गए थे, ना जनता की सुनते थे, ना कोई जवाबदेही होती थी। तो ये भी एक कारण माना जाता है। और उन्होंने क्या करा था, सोवियत संघ ने जो पश्चिम के देश थे, जिनके साथ उनका कॉम्पिटिशन चला था शीतयुद्ध के दौरान, शीतयुद्ध का जो दौर हमने चैप्टर वैसे तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, उस दौरान क्या हुआ, शीतयुद्ध के दौर जो शीतयुद्ध का दौर था, उस दौरान इन्होंने क्या करा, अपनी जनता को, क्योंकि अमेरिका ही महाशक्ति था उनके सामने दूसरी, ठीक है, तो अमेरिका को वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा अमेरिका के बारे में गलत फहमी फैला रखी थी अपने देश में, सोवियत संघ ने वहम फैला रखा था लोगों में। वो बताते थे कि जो सोवियत संघ है और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका से बहुत अच्छी है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम में, विकास के माध्यम में, ठीक है, हर एक चीज में वो क्या है, पश्चिम देशों से यानी अमेरिका से आगे है। तो ये गलत फहमी पैदा की गई लोगों के अंदर, हकीकत से दूर रखा गया जनता को। अब जब जनता को हकीकत पता चली तो सोवियत संघ को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। 70 साल तक एक पार्टी का शासन, उसका वर्चस्व रहा, जैसे अभी मैंने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी का 70 साल तक शासन रहा था। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो नौकरशाही हो गए थे, सत्तावादी हो गए थे, उनको अपनी सत्ता चलानी है बस, उससे और कोई मतलब नहीं था। यानी कि वो डिक्टेटरशिप बन गई थी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी। उन्हें शासन करना है, जनता की क्या जरूरतें हैं, जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारी है, क्या काम करना है, क्या उनकी परेशानी को सुनना है, उनका हल कैसे करना है, इस पर कोई ध्यान नहीं था, ठीक है। अर्थव्यवस्था एकदम रुक गई थी, अर्थव्यवस्था उनकी गतिरुद्ध हो गई थी। गतिरुद्ध मतलब रुकावट आ गई थी, बढ़ी नहीं रही थी, विकास ही नहीं हो रहा था, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। उसका कारण ये था कि इन्होंने सबसे ज्यादा अपने जो पिछलगू देश थे, या फिर क्या 1979 में एक घटना हुई थी जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, तो सोवियत संघ ने अपनी सेना क्या करा, अफगानिस्तान में भेजी। वहां पर जब सेना भेजी गई तो सेना भेजी जाएगी तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ना, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, प्लस इसने अपनी सेनाओं पर खर्च किया,
ठीक है, सेना पर, परमाणु हथियार पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, क्योंकि अमेरिका के साथ इनका युद्ध चल रहा था, होड़ चल रही थी। तो ये जो कंपटीशन था, तो कंपटीशन में वो चाहते थे कि हम अमेरिका से आगे रहें। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था पर कम ध्यान दिया, उद्योगों पर कम ध्यान दिया। उन्होंने क्या करा, सबसे ज़्यादा सैन्य पर पैसा खर्च किया, जिसके कारण बाकी जो अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण रुक गई। ठीक है, तो ये एक कारण माना जाता है। गोरबाचे के सुधार, देखो गोरबाचे के जो सुधार थे, वो मेरे ख्याल से उन्हें अपनी मंशा के अकॉर्डिंग, उनके मन के अकॉर्डिंग वो तो सही करना चाहते थे कि भैया हम क्या करते हैं, जो पुराना शासन है साम्यवादी समाजवादी, उससे थोड़ा हटके हम थोड़ा लोकतंत्र और थोड़ा पूंजीवाद की तरफ चलते हैं और थोड़े सुधार करते हैं, लोगों को थोड़ी आज़ादी देते हैं। बट उनको ये नहीं पता था कि ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता और ये जो लोकतांत्रिक सुधार है, ये उनके लिए बहुत नकारात्मक साबित होंगे, इसका परिणाम बहुत खतरनाक निकलने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं गोरबाचे के जो सुधार थे, उनका कहीं ना कहीं जो परिणाम था वो सही नहीं निकला, वो गलत निकल के आया। क्योंकि वहाँ की जनता को जब स्वतंत्रता आज़ादी मिली तो उन्होंने क्या करा, इसका विरोध करना शुरू करा। जब विरोध कब करना शुरू करा, जब मिखाइल गोरबाचेव ने सुधार किए। ठीक है, और रूस का दबदबा, यहाँ पे एक कारण ये भी माना जाता है, जो 14 गणराज्य थे, बाकी रूस को निकाल दें, 15वां जो हमारा रूस था उसको निकाले तो 14 गणराज्य जो थे, उनको ऐसा लगता था कि रूस को सबसे ज़्यादा शक्ति है, रूस के पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसका वर्चस्व है सोवियत संघ में। और जो 14 गणराज्य हैं वो पीछे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, बट उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना रूस के ऊपर दिया जा रहा है। तो एक ये भी कारण माना गया। फिर इसमें लास्ट देंगे कि जो गणराज्य है उनकी जनता में क्या हुआ, जो 15 गणराज्य थे उनकी जनता में कहीं ना कहीं अपने देश के लिए प्रेम उभरा। उन्होंने सोवियत संघ के बारे में सोचना कम कर दिया, उनको अपने देश की लगने लगी। चाहे यूक्रेन हो, यूक्रेन की जनता को ये लगने लगा कि भैया जो यूक्रेन है वो ही हमारा देश है, उसी के भले के बारे में सोचना है, अब सोवियत संघ के बारे में नहीं सोचना है। ये इन्होंने हमको क्या कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है अपने अंदर, और ना ही ये हमारा भला करना है, ना ही हमारी समस्याओं को, परेशानियों को हल करना है। तो उनके अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवादी की भावना पनपी, साथ ही साथ संपूर्णता की भावना आई। अब वहाँ की जनता ने जो गणराज्य थे, देश थे 15, उनकी जनता ने ये सोचा कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पर हमारे खुद के नियम, कायदे कानून और निर्णय लिए जाएं। ठीक है, खुद अपनी मनमर्जी चले। तो इसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विरोध किया गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब इसके परिणाम क्या हुए सोवियत संघ के विघटन के, तो देखो क्या हुआ, सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ, सोवियत संघ का समाप्त हो गया, तो जो शीत युद्ध का दौर चलता आ रहा था 1945 से, वो क्या हुआ 1991 में समाप्त हो गया। जो कंपटीशन चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, अब तय हो गया कि सोवियत संघ हार गया, उसका विघटन हो गया और अमेरिका जीत गया। तो दूसरी दुनिया, जैसे सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहते थे, तो उसका क्या हो गया, पतन हो गया सिर्फ। और यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आई कि जब दूसरी दुनिया का पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जाहिर सी बात है जो दुनिया दो ध्रुवीय विश्व में बटी हुई थी, दो महाशक्तियों में बटी हुई थी, अब वो क्या होगी, एक महाशक्ति में होगी। वहाँ पर सिर्फ यूएसए बचा। यूएसए कौन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका बचा, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति था। तो यहाँ पर पूरी दुनिया में 1991 के बाद क्या देखा गया कि अमेरिका का जो क्या था, वर्चस्व आया सामने, यानी अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ 1991 में। अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बची थी, जिसका पूरे विश्व में दबदबा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई कि जो हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, यानी कि यहाँ पर जो हथियारों की होड़ लगी थी यूएसएसआर की, यूएसएसआर हमारा कौन है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये सारे मैंने पहले बताया। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो होड़ थी हथियारों की, जो एक कंपटीशन चला आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। और प्लस यहाँ पे सोवियत संघ का अंत हो गया और जो 15 नए गणराज्य सामने निकल कर आए। जो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, वो अब क्या हो गए, नए देश बन गए, स्वतंत्र देश के तौर पर क्या हुए, पूरी दुनिया में सामने उभर कर आए। अब यहाँ पे देखें, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कुछ संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो सभी देशों के हितों में काम करती हैं, सभी देशों को आर्थिक से जुड़ी मदद देती हैं, आर्थिक मदद देती हैं, आर्थिक सलाह देती हैं, पैसा देती हैं, कर्ज। तो ऐसी जो संस्थाएं थी, उनकी ताकत पूरी दुनिया में सामने नजर आई। ठीक है, और बहुत सारे देशों को ऐसी संस्थाओं ने सलाह दी उनको अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक चौथा पॉइंट क्या मिला कि जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उनकी स्थिति मजबूत हुई, देश ने उनकी सलाह मानी और उनका वर्चस्व दुनिया में स्थापित हुआ। अब रूस जो था वो क्या हुआ, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। यानी रूस सोवियत संघ के विघटन के बाद जितनी भी जो पुरानी परंपराएं थी वो सब रूस के पास आ गई। जैसे एक बेटा होता है ना, जब बाप के मरने के बाद बेटा के हाथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ही रूस को सोवियत संघ का बेटा माना गया, उत्तराधिकारी माना गया। तो जितना भी, जैसे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वो रूस को दे दी गई, वीटो पावर भी रूस को मिली, और भी बहुत सारी संधियाँ थी जो सोवियत संघ की थी, अब वो रूस के हाथ में आ गई। और विश्व राजनीति में क्या हुआ, शक्ति संबंध बदले। जैसे पहले विश्व राजनीति में क्या चला था, 1991 से पहले सिर्फ दो महाशक्ति थी जिनका दबदबा चलता था, वर्चस्व चलता था, पूरी दुनिया इन दोनों में बटी हुई थी। अब सारे देश क्या हो गए, अपने अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, शक्ति परिवर्तन हुआ कि अब पूरी दुनिया में जो शक्ति थी वो बदल गई।
दो देशों के हाथों से हटकर अब सभी देश क्या हो गए, अपने आप को विकसित करने लगे। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ताकत सामने उभर कर नजर आने लगी। और यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। जब मैं आपको समझा रहा था शीत युद्ध का दौर स्टार्टिंग में थोड़ा सा, तो वहाँ पे हमने बताया था कि समाजवादी जो विचारधारा है वो और पूंजीवादी जो लोकतंत्र विचारधारा थी अमेरिका की, और जो साम्यवादी विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा सोवियत संघ की, इनके बीच में भी एक कंपटीशन चलता आ रहा था 1945 से। अब यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि भैया पूंजीवादी लोकतंत्र और उदारवादी विचारधारा सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसका विघटन नहीं हुआ। और इस विचारधारा को अपनाते हुए अमेरिका बहुत आगे बढ़ रहा था। आर्थिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही थी, प्रौद्योगिकी हर एक मामले में, टेक्नोलॉजी हो कुछ भी हो, सब में अमेरिका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर पूंजीवादी लोकतंत्र और उदारवादी विचारधारा थी। वहीं देखा जाए सोवियत संघ में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा थी, और समाजवादी साम्यवादी विचारा सोवियत संघ को ज्यादा लंबा लेके नहीं पहुंची, और न ही उनको जो उन्होंने सोचा था उस उद्देश्य तक उनको पहुंचाया। ठीक है, तो इसके कारण अब क्या हुआ, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, और यहाँ पर पूंजीवादी लोकतंत्र और उदारवादी विचारधारा को सभी लोग क्या करने लगे, मानने लगे। और उनको लगने लगा कि भाई पूंजीवादी लोकतांत्रिक और उदारवादी विचारधारा ही है जो क्या कर सकती है, हमें दुनिया में सबसे आगे लेके जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। अब हम यहाँ पर शॉक थेरेपी देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थी, ये कौन सा मॉडल था, किस प्रकार अपनाया गया। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ था, यानी शब्द का जो अर्थ निकाला गया वो निकाला गया आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले चोट मारो फिर उसको ऊपर मल्लम पट्टी करो। ठीक है, पहले उंगली काट ली, अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम मल्लम पट्टी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको माना गया। ऐसा क्यों कहा गया, इसको हम समझने के बाद आपको बताएंगे। इसके तहत हुआ क्या था, तो इसके तहत क्या था कि इस मॉडल को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल था, ये ध्यान रखो। और इसमें हुआ क्या था, जितने भी रूस, मध्य एशिया देश और जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप कौन, जो सोवियत संघ के गुट में थे। हमने पढ़ा था ना शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट था, और पश्चिमी गुट अमेरिका का था, पूर्वी गुट सोवियत संघ का था। तो पूर्वी यूरोप के जितने भी, और पश्चिमी यूरोप के अमेरिका की तरफ देश थे, और पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ की तरफ थे। तो पूर्वी यूरोप के देश थे जहां पर साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था थी। मध्य एशिया के देश भी थे जो सोवियत संघ के पिछलगू थे या सोवियत संघ के खेमे में थे, और रूस था ही था, तो रूस तो सबसे आगे था। तो इन सभी देशों ने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था से हटाकर किसकी तरफ लेकर गए, लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जो अमेरिका की लोकतंत्र पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था थी उसकी तरफ इन्होंने क्या करा, अपने आप को संक्रमण किया। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, यानी अपने आप को एक तरफ से बदलकर दूसरी तरफ करना। तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया, यानी साम्यवादी समाजवादी को छोड़ दिया, उस पूरी संरचना को छोड़ दिया जो सोवियत संघ के टाइम पे अपनाई जा रही थी। अब इन्होंने अपने आप को पूंजीवादी और उदारवादी अमेरिका वाला जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम थी, विचारधारा थी, उसको इन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था, साम्यवादी समाजवादी जो सोवियत संघ की पूरी की पूरी जो सोवियत प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी साम्यवादी समाजवादी, उसको हटाकर इन्होंने अमेरिका की लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ, समझो। ठीक है, तो पूंजीवाद की ओर उन्होंने क्या करा, संक्रमण किया। इसी को ही एक मॉडल कहा गया, और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, यानी डायरेक्ट किया गया था। डायरेक्टर होता ना, तो डायरेक्ट करना किसके द्वारा, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इनको बोला था कि आप पूर्व साम्यवादी और जो समाजवादी व्यवस्था है उसको छोड़कर पूंजीवादी उदारवादी मॉडल को अपनाओ। तो इन्होंने इसको अपनाया, और इसी को ही शॉक थेरेपी कहा गया। बट शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे वो अभी हम देखेंगे बहुत खतरनाक हुए थे, जब इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी समाजवादी से हटाकर पूंजीवादी उदारवादी की तरफ अपनाया था। तो शॉक थेरेपी की विशेषता देखते हैं। हर देश को, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, अपना पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना। मैंने बताया कि जो साम्यवादी समाजवादी देश थे उनको पूरी तरफ के एक रास्ते पे चल रहे थे। ये सारे देश कौन से थे, जो पूर्वी गुट के यानी सोवियत संघ के खेमे वाले देश, 15 गणराज्य और भी सारे देश, वो एक रास्ते पे चलते आ रहे थे साम्यवादी के, समाजवादी के, और वही सोवियत प्रणाली थी। अब उस प्रणाली से उन्होंने हटकर क्या करा, साम्यवाद समाजवाद से एक यहाँ से मोड़ ले लिया, आगे नहीं गए, इन्होंने यहाँ से मोड़ ले लिया जब सोवियत संघ का यहाँ पर विघटन हो गया। और वो कौन सा मोड़ था, पूंजीवाद की तरफ, यानी पूंजीवादी उदारवादी जो अमेरिका का मॉडल था उसकी तरफ इन्होंने अपने आप को मोड़ लिया।
और इसका सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना था। यानी जिस रास्ते पे चल रहे हैं इससे पूरी तरीके से आज़ादी पानी थी। सोवियत संघ की जो पूरी संरचना थी साम्यवादी, जैसे राज्य के नियंत्रण में सारे उद्योग होते थे, कारखाने होते थे, राज्य क्या करता था वहां पर, कम्युनिस्ट पार्टी, एक राज्य के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसी के नेता रूल करते थे, शासन करते थे, और वही सभी लोगों को एक न्यूनतम जीवन स्तर देते थे, सबको रोजगार देते थे, और सारे कारखाने उद्योग सब राज्य के अंडर में होते थे, है ना। सरकार, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार क्या करती थी, सारे उद्योगों को, सबको, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती थी। ठीक है, तो इससे वो पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, आजादी पाना चाहते थे सोवियत संघ की इस व्यवस्था से। तो इसलिए उन्होंने पूंजीवादी और उदारवादी की तरफ रुख मोड़ा। ठीक है, और इसके तहत हुआ क्या, जो पहले उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, यानी सरकार चलाती थी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की, अब वो क्या कर दिए गए, निजी स्वामित्व में, यानी प्राइवेट लोगों को हाथों में दे दिए गए कि लोग अब इनको चलाएंगे। ठीक है, राज्य की संपदा को निजीकरण कर दिया गया। राज्य की जितनी भी संपदा थी, संसाधन थे, कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, वो भी लोगों के हाथों में बांट दी गई। ठीक है, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, और सामूहिक फार्म को निजी फार्म में, यानी जो पहले सभी लोग सामूहिक तरीके से सभी एक ग्रुप और एक समाज में चलते थे, सारे लोग मिलकर चलाते थे, अब उनको क्या कर दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। जितने भी फार्म थे, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जो भी था सब। अब पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। यानी पहले सभी लोग मिलकर खेती करते थे राज्य के अंडर में, सरकार के नेतृत्व में। अब यहाँ पर पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवाद में क्या होता है, मैंने बताया, पूंजीवाद में बिजनेसमैन होते हैं, है ना, लोगों के पास अपने पैसा होता है, बहुत कारखाने फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पर बहुत सारे नौकर रखते हैं। ठीक है, और नौकर भी आगे चलकर बिजनेसमैन बन सकता है। तो ऐसी वहां पर एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, उदारवाद होता है एकदम, कोई कुछ भी कर सकता है। तो अब पूंजीवादी पद्धति से, जो पहले राज्य के नियंत्रण में खेती होती थी, राज्य अपने कंट्रोल में सारी खेती बाड़ी करवाता था, अब उन्होंने क्या करा, खेतीबाड़ी को पूंजीवादी पद्धति से करना शुरू कर दिया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया। यानी पहले क्या था, वहां पर सब राज्य के अंडर में होता था, सरकारी सारी चीजें करती थी। अब वहां पर खुली अर्थव्यवस्था थी, यानी खुले व्यापार बाजार थे, यानी बाजारें थी जहां पर सभी लोग अपने कारखाने सारी चीजें चला सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुद्राओं की आपसी परिवर्तन, यानी जो अपनी करेंसी थी उसको भी वो एक दूसरे से बदल सकते थे, कुछ भी मतलब ना एक्सचेंज कर सकते थे। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, अब इन्होंने क्या करा, पश्चिम को जो देश थे, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सबसे उन्होंने क्या करा, अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। अब इन देशों में जो पहले पूर्व साम्यवादी देश थे, अब उनको लगने लगा कि भाई पूंजीवादी है सब कुछ, जो भी है, जो हमारा विकल्प यही है, इसके अलावा कोई भी विचारधारा, कोई भी सिस्टम वो हमें नहीं चाहिए। अब उनके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प था जो पूंजीवाद था, उसी को ही उन्होंने स्वीकार किया, इसके अलावा किसी को स्वीकार नहीं किया। अब उनको जाहिर सी बात है, अभी हमने सोवियत संघ के विघटन का एक कारण देखा था, परिणाम, यानी जो समाजवाद साम्यवाद था और जो पूंजीवाद था। तो साम्यवाद समाजवाद का हमने देखा नतीजा क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सबको लगने लगा कि अमेरिका जीत गया, और अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक हर तरीके का विकास में वो क्या है, सबसे आगे है। और क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे पूंजीवाद उदारवाद है, तो सबको लगने लगा कि यही विचारधारा, यही सिस्टम हम अपना लेते हैं और हमारी भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से हर मामले में आगे बढ़ेगी। इसी कारण उनको वही एक विकल्प अच्छा लगा पूंजीवाद का। बट इसका यहाँ पर परिणाम इन देशों में बहुत खतरनाक हुआ। देखो क्या हुआ, रूस का पूरा जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। पहले जो राज्य के नियंत्रण में सारी चीजें थी, पूरा ढांचा चल रहा था, अब वो क्या हो गया, चरमरा गया, क्योंकि सब लोगों के हाथ में दे दिया गया। लोगों को इतना पता नहीं था कैसे चलाना है कैसे नहीं, वो एकदम वो क्या हुआ, लड़खड़ाने लगे। और लड़खड़ाने के कारण पूरा औद्योगिक ढांचा जो भी पहले से बनाया था और जो चलता आ रहा था, जितनी कारखाने फैक्ट्री, वो सब मतलब ऐसी तैसी होगी उनकी, ऐसी तैसी नहीं, मतलब कि सारा का सारा चरमरा गया, लड़खड़ा गया। और जो वहाँ की रूसी मुद्रा थी, रूबल, उसमें बहुत भारी गिरावट आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रूस में समाज कल्याण, यानी जो सोशल वेलफेयर, यानी लोगों के लिए जो कल्याणकारी का मतलब होता है लोगों के भले के लिए जो भी योजनाएं थी, वो सब पुरानी व्यवस्था पूरी नष्ट कर दी गई। पहले हमने देखा था सोवियत संघ में सभी लोगों को एक न्यूनतम जीवन स्तर दिया जाता था, जीने के लिए लाइफ स्टाइल था। सरकार सबको स्कूल, सबके बच्चों को स्कूल भेजेगी, सबको खाना देगी, मकान देगी, रहने के लिए सारी चीजें, सब सुविधाएं देती थी। अब वो सारी नष्ट हो गई, क्योंकि अब वहां पर क्या करा, राज्य ने तो सब कुछ सब लोगों के हाथों में दे दिया था, निजीकरण कर दिया, जो पूंजीवाद को अपना लिया था। और सरकारी रियायतें खत्म होगी, जितनी भी सरकारी रियायतें हैं, जो भी सरकार लोगों को, जो जितनी भी रियायतें हैं, जितनी भी रियायतों को क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स, जो लोगों को देती थी, ऐसी कुछ स्कीम थी, योजनाएं थी, जिससे लोगों को फायदा होता था, वो सारी अब क्या होगी, खत्म होगी। और जिसके कारण अधिक से अधिक लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। और जो 90% जो उद्योग थे, उनको निजी हाथों और कंपनियों को
कम दामों में, औने पौने दामों में बेचा गया। 90% उद्योग जो भी रूस था या जो भी साम्यवादी देश थे, उनके 90% जो उद्योग थे ना, वो लोगों को हाथों में बेच दिए गए। शोक थेरेपी के तहत, शोक थेरेपी के तहत क्या करा गया, उद्योगों को लोगों के हाथों में बेच दिए गए। ठीक है, पूरा औद्योगिक ढांचा क्या होगा, चरमरा गया। आर्थिक विषमता बढ़ी। अब इससे क्या हो गई, आर्थिक विषमता मतलब अमीर गरीब वाला एक और बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ी हो गई। ठीक है, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, एक माफिया वर्ग निकला। माफिया वर्ग पता कौन सा होता है, ये ऐसे लोग होते हैं समाज में जिनके पास पैसा होता है, चोरी का काला धन होता है। ठीक है, और ये इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जब जब इनको फायदा लगता है कि हाँ इस चीज पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं और ये आगे चल के हमें बहुत फायदा देगा। ठीक है, समाज के साथ और सरकार के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं वो माफिया वर्ग होता है। सरकार की आंखों से बचकर काले काम करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, खाद्य संकट का क्या हुआ, खाद्य संकट हुआ। खाद्य संकट कैसा, मतलब कि जो खाद्य भंडार होता है ना देश के अंदर, अनाज है ना, खाने पीने की चीजों के भंडार होते हैं, वो खत्म हो गए। अब इनको, रूस को, बहुत सारे देशों को बाहर से, जिनने भी ये शॉक थेरेपी को अपनाया था, उनको बाहर से मंगाना पड़ा सारा। ठीक है, आयात करना पड़ा खदानों को, खानदान जो था ना, अनाज वगैरह बाहर से मंगाना पड़ा। इतना वहां पर मतलब हाल हो गया था बुरा। माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग मैंने अभी बताया, माफिया वर्ग वो लोग थे जिनके पास पैसा था, ब्लैक मनी थी, या फिर कह सकते हैं चतुर चालाकी से, मतलब किसी भी तरीके से क्या करते थे, वो काम करते थे, सरकार की नजरों से बचते थे और गुप्त तरीके से चीजें चलाते थे। ठीक है, इनका उदय हुआ जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर लोगों के अधिकार पत्र, अभी मैं बताऊंगा अधिकार पत्र जो सरकार ने दिए थे ना लोगों को, जो लोगों को कुछ अधिकार पत्र दिए गए थे। अधिकार पत्र किस लिए दिए गए थे, जो पहले सरकार के हाथ में जितने भी कारखाने थे, अब उनको लोगों के हाथों में दिया जाएगा। ठीक है, उसलिए अधिकार पत्र दिए गए थे। वो बाजार में क्या करेंगे, लोग उनके अधिकार पत्र के माध्यम से उनको, कारखानों को और फैक्ट्रियों को खरीदेंगे। अब इन्हीं अधिकार पत्रों को उन लोगों ने क्या करा, इन माफिया वर्ग के हाथों में बेच दिया था। ऐसा सीन था। अमीर और गरीब के बीच क्या हुआ, एक तीखा विभाजन हो गया शोक थेरेपी के कारण। मानी बहुत बड़ी लेवल पर गरीबी आ गई और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। कमजोर, अब यहाँ की संसद कमजोर हो गई, और जो राष्ट्रपति था, जैसे अमेरिका में होता था वैसे ही इनने अब अपनाया, तो इन्होंने भी यहाँ पे भी एक राष्ट्रपति बना। तो राष्ट्रपति क्या हो गया, उसके पास बहुत सारी शक्ति आ गई, वो एकदम सत्तावादी हो गया। सत्तावादी का मतलब होता है डिक्टेटर होना, वो अपने मन के अलावा किसी की नहीं सुनता था। तो इस प्रकार की यहाँ पर क्या होगी, अर्थव्यवस्था होगी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं ग्रास सेल। अब ये हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रास सेल क्या थी। तो देखो ग्रास सेल क्या थी, कि जो शोक थेरेपी से उन पूर्वी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन था। यानी ये शोक थेरेपी क्या थी, कि भैया जो देश थे पूर्वी एशिया के देश और यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप के देश, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। जहां पर पहले क्या था, साम्यवादी शासन था। और यहाँ पर जैसे देखें, रूस में पूरा का पूरा जो राज्य के नियंत्रण में जो औद्योगिक ढांचा खड़ा करा था उन्होंने, जो पूरा उद्योगों का पूरा एक जाल था राज्य के नियंत्रण में, स्टेट के कंट्रोल में, वो पूरा का पूरा चरमरा गया। क्योंकि 90% उद्योगों को लोग निजी हाथों में, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। जो निजी लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनको चलाने के लिए दे दिए गए, बेच दिए गए। ठीक है, जिसके कारण पूरा औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, तहस नहस हो गया। वो उद्योग सही से वो लोग चला नहीं पाए। और आर्थिक ढांचे का ये पुनर्निर्माण, चूंकि सरकार द्वारा औद्योगिक नीतियों के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। अब ये पूरा का पूरा ढांचा क्या हो गया, इसका पुनर्निर्माण हुआ। क्योंकि पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से, क्योंकि पहले क्या था, सरकार सारे औद्योगिक ढांचे चला रही थी, सारी फैक्ट्रियां। अब यहाँ पर इसको दोबारा से बाजारों के हाथों में दे दिया गया कि अब क्या करेंगे, जैसे अमेरिका में वहां पे बाजार होती है, खुला एक अर्थव्यवस्था होती है, वहां पर क्या करेंगे, उद्योगपति बिजनेसमैन क्या करेंगे, इन सारी चीजों को चलाएंगे। ठीक है, और इसलिए ये कदम सभी उद्योगों को मोटिवेट करने वाला साबित हुआ। अब जब लोगों के हाथों में दे दिया गया तो लोग इनको सही से चला नहीं पाए। ठीक है, जो लोगों को अधिकार पत्र दिए गए थे, है ना, खरीदने के लिए, अब इससे क्या हुआ, ये सारे के सारे उद्योग क्या हो गए, मटिया बेट हो गए। क्योंकि पहले से राज्य के नियंत्रण में था, सरकारें चला रही थी वहाँ की उद्योगों को, कारखानों को। अब वो वहाँ पे क्या करेगा, खुली अर्थव्यवस्था बनाएगी, खुली अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को अपनाएगा, पूंजीवाद के तहत क्या करेगा, बाजारें बनाएंगे, बाजारों में सभी लोगों को क्या करेगा, कारखाने बेचे गए। सब जो जितने भी सरकार के अंडर में जो भी उद्योग थे, 90% जितने भी उद्योग थे उनमें से 90% सब क्या करे गए, लोगों को दे दिए गए, पूंजीपति को दे दिए गए, जिनके पास पैसा था उनको वो बांट दिए गए। जिसके कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा मटियामेट हो गया। और इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी ग्रासेल कहा जाता है। क्योंकि देश रूस के 90% से अधिक जो कारखाने थे, जो उद्योग थे, उनको औने पौने दामों में बेचा गया, जिससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ था। गराज जैसी हालत क्यों हुई, क्योंकि गराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के कई सारे कारण था। पहला था औद्योगिक कीमतें, जो सरकार ने उद्योग लोगों को बेचे थे, अब लोगों ने उनकी कीमतें कम से कम लगाई, जिसके कारण सरकार को बहुत नुकसान हुआ। मान लो
लोग अपने मन मुताबिक क्या कर रहे थे, उनके औने पौने दाम लगा रहे थे, जिसके कारण सरकार का पूरा ढांचा ऐसी तैसी हो गई, पूरे ढांचे की मतलब मटियामेट हो गया, क्योंकि उनको जितनी उनकी लागत थी उतना उनको पैसा नहीं मिला, सरकार को लॉस हुआ। और इस महाबिक्री में क्या था, सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, यानी सभी लोगों को क्या करा गया, अधिकार पत्र बांटे गए और उनको ये कहा गया कि आप इन अधिकार पत्र को लेकर आओ और ये आप जितनी भी फैक्ट्री है सरकार के अंडर में वो आपको हम दे देंगे और आप इसको प्राइवेट तरीके से, कोऑपरेट तरीके से चला सकते हो, यानी कोऑपरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था। बट जो अधिकांश लोग थे उन्होंने अपने अधिकार पत्र को क्या करा, काला बाजारी हो गए, माफिया वर्ग के हाथों में बेच दिया। और जो लोग पहले से धनवान थे, जो पहले से समाज में बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या करा, उनको खरीद लिया अधिकार पत्र को। लोग इतने बेवकूफ थे जो उनको खुद को खरीदने के लिए दिए गए थे, उन्होंने कुछ पैसों के लिए क्या करा, काला बाजारियों के हाथों में दे दिए और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। उनको जब अधिकार पत्र मिल गया तो उन्होंने उस अधिकार पत्र का इस्तेमाल किया, सरकार के उद्योगों को खरीद लिया। ठीक है, और उन लोगों ने ऐसा करा क्यों, उनको पैसे की जरूरत थी, पैसा था नहीं उनके पास, जिनको ये अधिकार पत्र दिए गए थे चलाने के लिए कारखाने, फैक्ट्रियां। ठीक है, और रूसी जो मुद्रा थी रूबल, उसमें क्या हुआ, बहुत बुरी तरीके से गिरावट आई और जिसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, मुद्रास्फीति हुई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी, यानी जो लोगों ने खरीदा था ना, जो फैक्ट्री वगैरह खरीदी थी, वो भी उनकी सब चली गई। समझ रहे हो, जमा जो पैसा उन्होंने लगाया वो भी उनको नहीं मिला कारखानों से। तो ये था हमारा, अभी हमने पढ़ा कि ये था ग्रास सेल और ये कारण थे जिसके कारण ग्रास सेल उत्पन्न हुई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ के जो देश थे उनके बीच में तनाव और संघर्ष कैसे थे। अब देखो, अधिकतर जो सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे उनमें अधिकतर जो है उनमें संघर्ष और तनाव की एकदम आशंका बनी रहती है, हरदम ऐसी स्थिति रहती है कि उनमें कभी भी तनाव हो सकता है। बट यहाँ पे कई सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, 1-2 नंबर में आएंगे, जैसे कि रूस के 2 गणराज्य हैं, जैसे कि चेचन्या, दागिस्तान, इसमें क्या है, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन का मतलब कि अपने आप को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो चेचन्या, दागिस्तान में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो क्या करना चाहते हैं, अपने आप को अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि रूस के 2 या सोवियत संघ के वो कौन से 2 गणराज्य हैं जहाँ पर क्या है, जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, तो वो चेचन्या, दागिस्तान है। वह कौन सा देश है जहाँ में जो 2001 तक 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, तो वो तुम लिख सकते हो तजाकिस्तान। 2001 तक 10 वर्ष तक 1991 से लेकर 2001 तक क्या करा, गृह युद्ध की चपेट में रहा था। तो यहाँ पे 1 नंबर का ये भी पूछ सकता है। और जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता, अब यहाँ पे जॉर्जिया भी क्या है, ये भी गणराज्य था सोवियत संघ का, तो ये स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, चाहते हैं। और यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है यूक्रेन में, किर्गिस्तान में और जॉर्जिया में, इनको उखाड़ फेंकने की, जो वहाँ पर पहले से शासन है उसको बाकी जनता क्या करनी है, उखाड़ के फेंकना चाहती है। तो यहाँ पर ये भी देखने वाला है एक तनाव संघर्ष। और मध्य एशियाई जो गणराज्य हैं जिसमें पेट्रोल के विशाल भंडार है, इसी कारण से इस क्षेत्र में बाहरी ताकत और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। अब जो मध्य एशिया के देश है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पेट्रोल और तेल वगैरह के वो वहाँ पर भंडार हैं। ठीक है, वहाँ पे तेल निकाला जाता है जमीन से, तो वहाँ पर आर्थिक जो प्राकृतिक संसाधन है तेल के, तो इसको लेकर यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की जो शक्तियाँ हैं वो तेल को लेकर कंपनियाँ वो आपस में कॉम्पिटिशन करती रहती हैं। और वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई हैं, जाकर टिक गई हैं, अखाड़ा बन गया है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे लगी पड़ी हैं कि हमें मिल जाए तेल, ताकि अपने देशों में जाके वो बेच सके खरीद के। पूर्वी यूरोप में चिकोस्लाविया क्या है कि इसको 2 भागों में बांट गया है। यहाँ पे भी विवाद हुआ और जब वहाँ के लोगों ने विवाद किया तो चिकोस्लाविया को 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी यूरोप का वह कौन सा देश है जहाँ पर जिसे 2 भागों में बांटा गया, और ये शांतिपूर्ण तरीके से बांटा गया था। चेको और स्लाविया नाम से दो देश बनाए गए, किसमें से, चेकोस्लाविया में से। तो चेको और स्लाविया में से बटकर 2 नए देश बने थे। अब यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र, ये इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बाल्कन क्षेत्र क्या है, सबसे गहना संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में, यानी बाल्कन क्षेत्र जो माना जाता है ये एक एरिया है और वहाँ पे एक देश है गणराज्य यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया में क्या है, संघर्ष चल रहा है और यूगोस्लाविया में कई प्रांत हैं जो आज़ादी मांग रहे थे और फिर बाद में टूट भी गए 1991 में। इसमें शामिल कौन से हैं, बोस्निया है, हर्जोगोविना है, ये सारे टूट गए हैं, किससे, यूगोस्लाविया से अलग हो गए। स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये सारे क्षेत्र हैं 4 के चारों, बोस्निया, हर्जोगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया, इन्होंने चारों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। और ये नाटो का क्या है, हस्तक्षेप, यहाँ पर नाटो का भी हस्तक्षेप करना पड़ा,
ठीक है। जब ये प्रांत क्या कर रहे थे, ये प्रांत थे, इन्होंने क्या करा, अब मतलब किसी भी देश होता है ना, तो देश में कई सारे प्रांत होते हैं, जैसे हमारे देश में भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही कई सारे प्रांत थे यूगोस्लाविया में, जिन्होंने आज़ादी की मांग करी। और जब वहाँ पर ये सब मतलब हल नहीं किया जा सका इन सभी समस्याओं को, तब वहाँ पर नाटो ने भी हस्तक्षेप करा था और यूगोस्लाविया पर बमबारी भी हुई थी, और जातीय संघर्ष के कारण वहाँ पर गृहयुद्ध का भी रूप ले लिया था। एक जातीय संघर्ष था तो उसने गृहयुद्ध, यानी देश के अंदर ही क्या हुआ, गृहयुद्ध हो गया, ठीक है, आपस में। तो ये था बाल्कन क्षेत्र, जो यहाँ पर ये तनाव संघर्ष चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत के संबंध, यानी जो हमारे भारत देश है उसके जो पूर्व साम्यवादी देश हैं, जैसे 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के, उनके साथ जहाँ पर साम्यवादी शासन था, उनके साथ कैसे संबंध है। तो पहले हम देखेंगे रूस के साथ। तो देखें, जो भारत के संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर रूस के साथ बहुत ही अच्छे और मजबूत संबंध हैं। और भारत रूस की दोस्ताना तो बहुत अच्छा है ही, सोवियत संघ से भी चला रहा है, सोवियत संघ के टाइम से ही चला रहा है, इतना बढ़िया। तो रूस और भारत दोनों का सपना बहुद्रव्य विश्व का है। यहाँ पर हम देखें तो भारत और रूस दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, और उनका मानना है कि पूरे विश्व में अमेरिका जैसी एक शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुद्रव्य विश्व होना चाहिए। वहाँ पर अलग अलग महाशक्ति सामने उभर के आए, अलग अलग देश आगे आए और पूरे देश का नेतृत्व, पूरे विश्व का चलाएं और पूरे विश्व का नेतृत्व करें। यहाँ पर कोई एक देश नहीं होना चाहिए जो पूरे विश्व में क्या करे, अपना वर्चस्व दिखाए, नेतृत्व करे पूरे विश्व का, अपनी मनमानी चलाए, बल्कि सारे देश आए, वो एक साथ मिलकर नेतृत्व करते हैं पूरे देश को, पूरे विश्व को, और एक अच्छी दिशा में पूरे विश्व को, दुनिया को लेकर चलते हैं। ये भारत का और रूस का आपस में एक सपना है, और दोनों ही देश सह अस्तित्व और सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संपूर्णता और स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर इन दोनों देशों के कुछ विचार भी मिलते हैं। ये देशों के सही अस्तित्व, मतलब सभी देशों को खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, ठीक है। उनको सही अस्तित्व, मतलब कि उनके अस्तित्व की बात करते हैं, देशों के अस्तित्व, यानी किसी भी देश को दबाया नहीं जाना चाहिए, गुलाम नहीं बनाना चाहिए, सबको अस्तित्व दिया जाए, ठीक है, सबको मौजूदगी दी जाए पूरे दुनिया में, और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए आपस में मिलकर, और क्षेत्रीय संपूर्णता, यानी हर एक देश को ये ताकत मिलनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए खुद अपने निर्णय ले सके, और स्वतंत्र विदेश नीति, सभी देशों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, किसी के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम भारत हैं और हमारा दोस्त बगल में नेपाल भूटान है, तो ये छोटे छोटे देश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर दबाव बनाएं, कि हम उनसे कहें कि भाई तुम चीन के साथ दोस्ती ना करो, तुम म्यांमार के साथ ना करो, पाकिस्तान के, उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपने मन से जिधर दोस्ती करना चाहे कर सकते हैं। जैसे अमेरिका ने कई बार ऐसा करा था कि भैया दबाव डालता था कि तुम इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ। बट रूस और भारत का ऐसा मानना है कि हर एक देश को ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी विदेश नीति कैसे भी किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध बना सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो भी हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरी दुनिया की देखभाल करता है सभी देशों की, ठीक है, उसको और मजबूत करना चाहिए ताकि वो दुनिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सके। और वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय, यानी दोनों देशों के बीच में समझौते हुए जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं 2001 के बाद। और भारत रूसी हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार, यानी भारत क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार किससे, रूस से खरीदता है, और बहुत बड़ा खरीदार भी है। और रूस से तेल का आयात भी किया जाता है भारत के द्वारा, भारत रूस से तेल भी मंगाता है। परमाणु योजना है ना, राफेल वगैरह तो अब सुना होगा 2016 में, तो ये बहुत सारे परमाणु हथियार भी भारत क्या करता है, रूस से खरीदता है। अंतरिक्ष योजना, ठीक है, जो अंतरिक्ष योजनाएं हैं जिसमें हम बहुत सारे अपने योजनाएं चलाते हैं जो अंतरिक्ष में जाने के लिए है ना, चंद्रयान पे इन सब पर पहुंचने के लिए, तो उसमें सब में भी क्या करता है, हमारा एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में हमारी जो मदद करता है, कौन, रूस करता है, ठीक है। तो ये सारे मामले हैं। और प्लस हम देखें तो रूस और जो सोवियत संघ था, पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, जिसमें रूस हमारे, सोवियत संघ हमको 1971 में बहुत सारी मदद करता है, जब पाकिस्तान और अमेरिका और चीन एक तरफ हो जाते तो सोवियत संघ क्या होता है, हमारे साथ खड़ा होता है, ठीक है। जब हम पहला परमाणु परीक्षण करते हैं 1974 में, तब भी हमारे साथ होता है। और इसके साथ साथ देखें तो सोवियत संघ ने हमें कश्मीर के जो मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ हमें समर्थन दिया है, साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे में हमारा पक्ष लेता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम अकेले पड़ जाते हैं तो रूस हमारे साथ खड़ा होता है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो फिल्में थी ना, आपके बुक में भी है, जो फिल्में थी यहाँ पर हमारे जो राज कपूर थे और अमिताभ बच्चन, ये बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं सोवियत संघ में, ठीक है। और रूस में इन लोगों को, हमारे जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, इनके गाने, इनकी फिल्में बहुत अच्छे से देखी जाती हैं, ठीक है, वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छे संबंध है हमारे रूस के साथ। अब यहाँ पे देखें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ भी हमने क्या करा है, ऊर्जा आयात को बढ़ाने के प्रयास हुए।
यहाँ पे हम इनसे क्या करते हैं, एनर्जी मंगाते हैं वहाँ से, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, बहुत और कई सारे प्रकार के हम क्या करते हैं यहाँ से ऊर्जा को आयात करते हैं। भारत किसके साथ, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ भारतीय कलाकार को विशेषित पसंद किया जाता है। और उज्बेकिस्तान में हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो एक्टर अभिनेता हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है। उज्बेकिस्तान में हमारी फिल्में ये सब बहुत देखी जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी जो सत्ता में नए केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो खत्म है हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।